नमस्कार दोस्तों, 24G स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट लेवल फर्स्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले की प्रोसेस है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरी जो एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन, जो आपका रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन प्रोसेस जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा हम बात करेंगे चेकलिस्ट के बारे में। जो चेकलिस्ट है, काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर चेकलिस्ट कैसे भरनी है बताइए। तो इस वीडियो में हम वो बात करेंगे। बने रहिए हमारे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो हमारी ऑनलाइन जो पोस्टिंग पोर्टल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या पीडीएफ भेजी गई है सरकार की तरफ से। जो वीडियो है वो आपने देख ली होगी चैनल पर। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों कि जो पोर्टल है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। जो पोस्टिंग पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं इसके अंदर। सबसे पहला जो पेज आ रहा है आपके सामने वो इस तरह से खुलकर आएगा, जिसके अंदर लिखा होगा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। जो एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन है उसका हम चर्चा करेंगे, उसकी कि एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर बना हुआ है, इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में वेबसाइट क्लिक करने के बाद में जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है उसके बाद में जो विंडो आएगी वो इस तरह से आएगी। देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के बाद में जो विंडो आएगी वो इस तरह से आएगी खुलकर। आपके सामने रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो बता दी जाएगी कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस किस प्रकार से है, शाला दर्पण प्रोसेस क्या है। इसके अलावा जो स्टेप नंबर 1 जो है यूजर रजिस्ट्रेशन है, इसके अलावा स्टेप नंबर 2 एप्लीकेंट लॉगिन है, स्टेप नंबर 2 ये पूरा आप स्क्रॉल कर पूरा देख सकते हैं किस प्रकार से ये प्रोसेस बताया गया है। इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारा दूसरी विंडो है। इसके बाद में जो वो आएगी, सबसे पहले देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो प्रोसेस है उसके बाद में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन के बाद में जो देखिए दोस्तों एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है, सबसे पहली विंडो आपके सामने खुलकर आएगी एप्लीकेशन नंबर। देखिए एप्लीकेशन नंबर जो है वो किस तरह से मांगे जाएंगे। जो आपने काउंसलिंग हुई थी उस समय एप्लीकेशन नंबर जो आपके थे वो इसमें एप्लीकेशन नंबर भरने हैं। काफी बच्चों के असमंजस हैं, डाउट है कि एप्लीकेशन नंबर कौन से वाले भरने हैं, पहले वाले भरने हैं या बाद वाले भरने हैं। तो काउंसलिंग हुई है उस समय जो एप्लीकेशन आपके नंबर थे वो आपको भरने हैं। इसके बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन के अंदर एसएसओ के अंदर आपका जो मोबाइल नंबर दिया गया है वो मोबाइल नंबर आपको इसमें डालना है ताकि आपका ओटीपी उस मोबाइल नंबर पर आ जाए। डेट ऑफ बर्थ आपके क्या है वो आपका डालना है उसमें। और जो कैप्चा है, जैसे कि यहाँ पे आगे कैप्चा दिया होगा, इस तरीके से जो कैप्चा आपको दिया होगा वो कैप्चा इसमें डालना है और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्टर का ऑप्शन होगा आगे, उस पर क्लिक करना है और नीचे इंस्ट्रक्शन दोस्तों दिए जा रहे हैं। साथ साथ में एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा दर्ज करना है। कृपया ध्यान दें, आवेदन पत्र भरने के समय साझा किए गए मोबाइल नंबर को ही यहाँ भरें। यानी जो आवेदन पत्र में आपने मोबाइल नंबर भरा है उसको यहीं पे भरना है और ओटीपी उसी पे आएगा। या आपने जो मोबाइल नंबर के अलावा ईमेल आपने जो भरा है उस ईमेल पे ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया है उस पर क्लिक करना है और उसके बाद में रजिस्टर करना है। जो अगली विंडो आपकी जो आएगी वो अगली विंडो हम देखते हैं। अगली विंडो कौन सी आएगी, ओटीपी वाली अगली विंडो आएगी। अगली विंडो में जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, करते ही जो ओटीपी है वो आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। मोबाइल नंबर पर जैसे ही ओटीपी आएगा तो आपसे वो ओटीपी का कॉलम खाली होगा, उस खाली कॉलम में आपको ओटीपी भरना है। खाली कॉलम में आपको ओटीपी भरना है जैसे जिस प्रकार से यहाँ शो हो रहा है एसएमएस वैलिडेशन। जैसे कि एसएमएस वैलिडेशन है, आप उसके अंदर ओटीपी भरेंगे। ओटीपी भरते ही आपको वेरीफाई करना है। 6 अंकों का ओटीपी होगा तो आप ध्यान से उसे ओटीपी को भरना है। अगर ओटीपी गलत है तो ओटीपी वहां गलत बताएगा, एरर आ जाएगा। तो उसके बाद में हम बात करने वाले हैं अगली विंडो। ओटीपी जैसे ही आप दर्ज करोगे, अगली विंडो है, देखिए सामने आपके ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा, योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे ही जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपके पास जो यूजर आईडी है वो आ जाएगी। यूजर आईडी जैसे ही आपके पास आएगी, यूजर आईडी और पासवर्ड भी आपके पास होगा। आप उसको लॉगिन, जो आपका लॉगिन है ऑप्शन है वहां पर जाकर आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही
आप एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, ऊपर की तरफ एप्लीकेंट लॉगिन लिखा हुआ आएगा। ऊपर की तरफ जैसे ही एप्लीकेंट लॉगिन लिखा हुआ आएगा इस तरीके से, तो यहां पे आप उसके अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे, आगे आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो मांगेगा यहाँ पे, जो आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया। इस तरीके से देखिए, यहां आप यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे जो यूजर आईडी है पासवर्ड डालकर कैप्चा लिखेंगे और लॉगिन आपको करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपकी जो आईडी है वो खुल जाएगी दोस्तों। जैसे ही आपकी आईडी खुलेगी, आप उसे लॉगिन करने के बाद में आपके पास ये ओटीपी फिर से मांगेगा। 6 डिजिट का जो ओटीपी है वो आपको डालना है और वेरीफाई करना है। और जैसे ही 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यानी ये सेकंड स्टेप है वेरिफिकेशन का, और ये यहां पे वेरिफिकेशन हो जाएगा और पंजीकरण सफल होने के बाद में जो ओटीपी है वेरीफाई होने के बाद में इस प्रकार से विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो ये 4 प्रकार के यहाँ कुछ निर्देश दिए हुए हैं, जानकारी दी हुई है डैशबोर्ड पर। सबसे पहले डैशबोर्ड होगा, इसके ऊपर डैशबोर्ड में आपको सबसे पहले जो इस लेफ्ट की तरफ आपको दिया होगा एप्लीकेंट रजिस्टर्ड, यानी कि इसके अंदर आपकी जो आईडी है और पासवर्ड है जो आपने बनाया है वो कब बनाया, उसके अंदर तारीख दी होगी और जो भी डिटेल यहां दी होगी, आपका एप्लीकेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर है तो यहां देखिए रजिस्टर्ड होगा तभी आपके पास आईडी पासवर्ड आएगा, तभी आप इसको खोल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड दिया होगा। जैसे ही आपके द्वारा डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाता है, यहाँ पे नीचे डिटेल आ जाएगी डॉक्यूमेंट की जो भी आपने अपलोड किया है। स्लॉट अलॉटेड बाय डीओ, डीओ के अलावा डीओ के द्वारा स्लॉट अलॉट होगा आपको, वो अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है वहां पे यस लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफाई बाय डीओ, डीओ का मतलब दोस्तों डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है, जिले का मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी है, उनके द्वारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। और वेरीफाई है तो यहाँ वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा, वेरीफाइड नहीं है तो यहाँ वेरीफाइड नोट वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। हम बात करते हैं अगली विंडो में। अगली विंडो आपकी जो प्रोफाइल है वो खुली हुई मिलेगी आपको। जो प्रोफाइल है, नए पंजीकृत उम्मीदवार के पूर्ण विवरण की जांच करने के लिए एप्लीकेंट प्रोफाइल। अगर आप प्रोफाइल देखना चाहते हैं, प्रोफाइल में अगर कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफाइल में आप जो आपको प्रोफाइल के अंदर डाटा दिया होगा उसको आप संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जानकारी विभाग द्वारा प्रदान की गई है। यानी विभाग के द्वारा आपने जो विभाग को जानकारी दी है वो जानकारी आपको विभाग ने आपको दी है और इन्होंने आपको ये शो किया है। यानी इसके अंदर आपको कोई एडिटिंग नहीं, आप इसमें नहीं कर सकते, कोई इसमें सुधार नहीं कर सकते। इसके बाद में देखिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज चेकलिस्ट है, देखिए दोस्तों एक चेकलिस्ट आपको मिल जाएगी, पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर वहां नहीं मिलती है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, हेल्पलाइन नंबर जो है वो प्रोवाइड करवा दिया है स्क्रीन पर। यहाँ आप चेकलिस्ट मांग सकते हैं जो पीडीएफ है। और यहाँ पे आपको जो अनिवार्य दस्तावेज है उसकी हम बात कर लेते हैं। जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उनकी हम बात करें, 10वीं का सर्टिफिकेट है, 12वीं का सर्टिफिकेट है, रीट की मार्कशीट है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका है। शिक्षक लेवल ए के लिए जो अगर आप आवेदन, देखिए दोस्तों लेवल 2 पद के लिए कोई आवेदन नहीं चल रहा है अभी तक, जो परीक्षा है वो रद्द हो चुकी है। ये बात की बात है, सबसे पहले लेवल फर्स्ट की ही यहाँ बात हो रही है, हम लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो जो लेवल पद के लिए लेवल 1 के लिए आवेदन कर रहा है उसको DELED यानी जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, वो अनिवार्य है। इसके बाद में क्या क्या होना चाहिए हम उसकी बात कर लेते हैं। तो DELED के बाद में जो डिवोर्स लेटर है, देखिए दोस्तों डिवोर्स लेटर से पहले कास्ट सर्टिफिकेट है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर जनरल है तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, और अगर अदर जाति से है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। देखिए अदर जाति से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल लगेगा। अगर आप डाइवोर्स से आते हैं, डाइवोर्स कैटेगरी से आते हैं, तो आप जो उम्मीदवार फीमेल है और डाइवोर्स्ड है तो यह पत्र अनिवार्य है, यानी डाइवोर्स लेटर जो है वो आपको देना होगा। डेथ सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको देना होगा। अगर विडो, आप विडो में हैं, फीमेल विडो है, तो आपका जो जीवन साथी है, आपके जो हस्बैंड है, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इसके बाद में डिसेबिलिटी PH सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ लगाना होगा। इसके बाद में स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। इसके अलावा अगर TSP एरिया से है तो TSP बोनाफाइड आपको देना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से TSP वालों को देना पड़ेगा। उसमें ये होगा कि आप TSP एरिया से है तो TSP बोनाफाइड आपको देना पड़ेगा। अगर EWS सर्टिफिकेट आपके पास है, EWS कैटेगरी से आते हैं, तो EWS का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा।
पोस्ट ग्रेजुएशन आपने दे रखा है, पीजी पास किया है और डिटेल आपने दे रखी है, तो आपको पीजी का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। दोस्तों जो भी आपने एप्लीकेशन भरते समय, फॉर्म भरते समय या आपकी जो एप्लीकेंट प्रोफाइल है उसमें आप चेक कर सकते हैं, जहां पे आपकी कोई भी आपने डिग्री भरी है, कोई भी आपने शैक्षणिक योग्यता भरी है, जितनी भी भरी है आपने, पीजी तक भरी है, बीएसटीसी या जो भी आपने ग्रेजुएशन भरी है, तो आप वहां ये आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। पेंशन डायरी चल रही है या एनओसी, कोई एक्स सर्विसमैन है उसका पेंशन डायरी या एनओसी, आपकी जो विभाग की एनओसी है, अन्य विभाग में जाने के लिए एनओसी मिलती है, पीपीओ सेक्शन ऑफिसर डॉक्यूमेंट जो है आपके, वो आपको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। कोई एक्स सर्विसमैन है तो ये प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, इनमें से कोई एक प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जो डॉक्यूमेंट की टेब आएगी, अपलोडेड डॉक्यूमेंट लिस्ट है, जो ऑप्शन आएगा अपलोडेड डॉक्यूमेंट लिस्ट का, उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपको मिलेगा, इस प्रकार से आपको स्क्रीन मिल जाएगी डॉक्यूमेंट की। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट का है वो मैं बता दूं, आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा है तो मैं बता देता हूं। 10th का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, 1 नंबर पे आपने अपलोड किया है तो 1 नंबर पे ही उसको रखना है दोस्तों, 1 नंबर पर ही उसको रखना है। अब 1 नंबर पर रखना है, 1 नंबर क्या है ये भी मैं आपको चेकलिस्ट में बताऊंगा दोस्तों। वेरिफिकेशन स्टेटस जो है वो आगे आ जाएगा, अगर यस है, वेरिफिकेशन आपने वेरीफाइड कर दिया डीओ ने, तो यहां लिखा हुआ आ जाएगा वेरीफाइड बाय डीओ। अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है तो आप यहां पे देख सकते हैं व्यू में, यहां पे अगर शो करेगा डॉक्यूमेंट तो आपने अपलोड कर रखा है, अगर शो नहीं कर रहा है तो आपने अपलोड नहीं किया है, ऐसा निशान यहां आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे बाकियों में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के डॉक्यूमेंट है उनमें अपलोड नहीं है। उसके बाद में 2 नंबर पर है 12th का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके बाद में रीट की मार्कशीट है, और अगर बीएड की मार्कशीट लगा रहे हो तो लगा दीजिए जैसे लेवल 2 वाले हैं, या उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, पोस्ट ग्रेजुएशन लगा रखी है तो उसका सर्टिफिकेट है। उसके अलावा जो भी आपके ये डॉक्यूमेंट है वो आप यहां अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही अपलोड करेंगे यहां पे ही निशान आ जाएगा व्यू का, और जैसे ही व्यू का निशान आएगा आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। और जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा, अभी हाथों हाथ वेरीफाई नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेगा वेरीफाई होने में, और यहां लिखा हुआ आ जाएगा वेरीफाइड। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके डॉक्यूमेंट अपलोड की टेब है, अपलोड डॉक्यूमेंट टेब है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और अपलोड पे क्लिक कर कर डॉक्यूमेंट जो है वो सारे आप देख सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है, जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ फाइल में बना होना चाहिए, और प्रत्येक पीडीएफ की जो फाइल है वो 200 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप 200 केबी से ज्यादा की फाइल नहीं बना सकते। मैं आपको बता दूं कि लगभग आप कोई भी पीडीएफ बनाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट से, तो प्ले स्टोर से आपको कैम स्कैनर मिलने वाला नहीं है। आप गूगल पे जाकर कैम स्कैनर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी कैम स्कैनर नहीं मिलता है तो आप प्ले स्टोर पर टैप स्कैनर के नाम से ऐप आता है, अब वहां से जाकर स्क्रीन से फोटो खींचकर आप उसकी पीडीएफ बना सकते हैं। अगर पीडीएफ का साइज ज्यादा है तो आप पीडीएफ रिड्यूसर नाम से ऐप आप वहां सर्च कर सकते हैं, पीडीएफ साइज रिड्यूसर या पीडीएफ कंप्रेसर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और पीडीएफ का साइज जो है वो छोटा आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारी, वो नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाली है। नेक्स्ट प्रोसेस में देखिए उसने ये बताया है कि आप व्यू बटन पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, मॉडिफाई बटन पर आपको क्लिक करना है। अगर मॉडिफाई बटन का निशान दिया हुआ है, मॉडिफाई बटन का निशान आ जाएगा, मॉडिफाई बटन पर देखिए ये निशान जो है वो मॉडिफाई बटन का है। मॉडिफाई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप दोबारा उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। जो दस्तावेज को एडिट करना चाहता है तो मॉडिफाई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और वहां से आप दोबारा किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। लास्ट में एप्लीकेंट स्लॉट डिटेल आ जाएगी, जो स्लॉट आपको अलॉट होगा उसके अंदर अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट के अंदर एप्लीकेंट को स्लॉट अलॉट हुआ है तो यहाँ स्लॉट की डिटेल आ जाएगी। अगर अलॉट नहीं हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा डियर एप्लीकेंट द स्लॉट हैज नॉट बीन अलॉटेड फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे ये जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेटस आप देखना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ कुछ यूं इस प्रकार से ऑप्शन दिया होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस है, तो वहां से आप स्टेटस देख सकते हैं। स्टेटस का मतलब ये है कि जो आपकी डॉक्यूमेंट है यहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड की डेट आ जाएगी। स्टेटस डीओ का स्टेटस क्या है, वेरीफाइड है, अगर वेरीफाइड नहीं है तो रीजन आ जाएगा। इसके बाद में देखिए डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और सीओ की तरफ से ये स्टेटस अलग अलग आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ अलग अलग डॉक्यूमेंट के अलग अलग स्टेटस ये दिए होंगे, आप उनको देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस बार बार कभी भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेटस है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं
अगली जो विंडो है, अगली विंडो में क्या लिखा हुआ है कि जो भी आपकी प्रोसेस है, आपके पास ओटीपी आया है, आपके पास ईमेल आया है, तो ये सारा का सारा यहां दिया होगा, सारी डिटेल यहां दी होगी। इसमें आप देख सकते हैं ए टू जेड क्या प्रोसेस आपकी रही है, डॉक्यूमेंट अपलोड, ओटीपी से लेकर डॉक्यूमेंट अपलोड तक आपकी जो भी प्रोसेस है यहां देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप एसएमएस ईमेल का जो ऑप्शन है, नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, वहां पे चेक कर सकते हैं, रोजाना बार बार चेक कर सकते हैं कि मेरे पास कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। या आप जैसे भी आपके पास मोबाइल नंबर में अगर आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, जैसे बाई चांस नहीं आए नेटवर्क की वजह से, तो आप वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या नहीं आया है। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करने वाले हैं लॉगिन हिस्ट्री की। आपने लॉगिन कब किया है ये दिया हुआ है। पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, जो फॉरगॉट पासवर्ड है वहां से आप चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, वहां से आप चेंज कर सकते हैं और सेव बटन पर क्लिक करके पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इसके बाद में चेकलिस्ट के बारे में। चैनल पर अभी तक नए हैं, पूरी वीडियो आप देख चुके हैं, पूरी प्रोसेस समझ में आ गई है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सके। अब चेकलिस्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों। अभी तक यूट्यूब पर चेकलिस्ट के बारे में लगभग किसी ने नहीं बताया, एक दो यूट्यूबर के अलावा। मैं इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, यहां पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चेकलिस्ट के अंदर। जो चेकलिस्ट आपकी वो साथ में आपको लेके जानी है। इसके अंदर आपको क्या क्या भरना है: दस्तावेज सत्यापन, जिला जो है, सूची क्रम संख्या, क्षेत्र, आवेदन क्रमांक, क्रमांक का मतलब रोल नंबर, नाम, माता का नाम, लिंग है, वर्ग, श्रेणी, जो कैटेगरी आपकी है, जो जमा आवेदन शुल्क की राशि कितनी थी आपकी वो, और जन्म तिथि है, पिता का नाम और आपका आधार नंबर है, और पद जो आपका है लेवल प्रथम जो है सामान्य है, तो ये आपको उसमें लिखना है। ठीक है, उस पर टिक करना है। चेकलिस्ट की बात करें, चेकलिस्ट का मतलब होता है दोस्तों, चेक का मतलब होता है टिक करना, टिक करना यानी गुड़ का निशान लगाना। ठीक है, तो यहां पे राइट का निशान आपको लगाना है। किस प्रकार से लगाना है वो देख लीजिए दोस्तों। यहां पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले चेकलिस्ट भाग प्रथम दिया हुआ है। इसके अंदर 3 पार्ट है: अभ्यर्थी के उपयोगार्थ, सत्यापन दल के उपयोगार्थ और पात्रता जांच दल के उपयोगार्थ। तो ये जो सत्यापन दल है इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है और इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यह करना है कि यहां पे ऑनलाइन आवेदन की प्रति आपने लगाई है, बिल्कुल लगानी पड़ेगी। लगाई है आपने तो 1 नंबर पर आपको क्रम पे रखना है उसको, और संलग्न संख्या जो है वो आपको संलग्न संख्या जो है वो आपको यहां पे क्या देनी है, 1 देनी है। संलग्न संख्या जो है वो यहां पे आपको देनी है 1। ठीक है, इसके अलावा संलग्नक जो आपने कर रखा है, ऑनलाइन आवेदन की प्रति है, वो स्वप्रमाणित है या नहीं है। आपने स्वप्रमाणित करनी है तो हाँ। आधार कार्ड की जो प्रति है, संलग्नक संख्या अगर 2 नंबर पे लिखा है, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों यहां क्रम संख्या 2 है तो 2 पर ही लगाएं। हो सकता है आधार कार्ड की जो प्रति है आप लास्ट में लगाएं, बिल्कुल 10 नंबर पे लगाएं तो 10 नंबर यहां लिखना होगा। संलग्नक संख्या आपने 2 नंबर पे लगाया तो 2 नंबर लिखिए। यहां स्वप्रमाणित है फोटोकॉपी तो हाँ लिखना है। मैं नहीं कह रहा कि आप 2 नंबर पे लगाएं, आप कहीं भी लगा रहे हैं तो उसकी संख्या यहां लिखनी है, ताकि जो आगे सत्यापन दल के जो वेरीफायर होंगे, पात्रता जांच दल के जो वेरीफायर होंगे, उनको दिक्कत न आए। वो अपने आप वहां पे आगे प्रोसेस करने वाले हैं, लेकिन आपको जो प्रोसेस करनी है वो ये करनी है। जैसे भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट का क्रम लगाते हैं सेट में, वो क्रम यहां लिखना है। जैसे जो आपकी 10वीं की मार्कशीट अगर आप 4 नंबर पे लगाते हो तो 4 नंबर पे यहां 4 लिखना है, और स्वप्रमाणित है तो हाँ करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये उसको पता होना चाहिए कि 4 नंबर पे ये है तो 4 नंबर पे वो देखेगा, और 4 नंबर पे जैसे ही 10वीं की मार्कशीट देखेगा और अगर सही पाया गया है तो वो यहाँ पे सत्यापन दल का जो वेरीफायर है वो यहाँ पे हाँ लिखेगा। आपको नहीं लिखना है, वो यहाँ लिखेगा हाँ। जैसे ही हाँ लिखेगा वो आगे की जानकारी करके और यहाँ पे ऐसे हाँ लिखने के बाद में आगे बढ़ेगा। आगे जैसे आपने 12वीं की मार्कशीट है, जैसे 7 नंबर पे लिखा है, 7 नंबर लिखा है तो 7 नंबर पे जाएगा, और 7 नंबर पे जाके अगर उसने सही पाया है तो उसको हाँ लिखेगा और आगे की प्रोसेस करेगा। तो इस प्रकार से आपको क्रमांक लिखने हैं दोस्तों। इसके अंदर क्रमांक मैंने आपको अच्छे से बताया। चेकलिस्ट भाग प्रथम, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट बनते हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे इसमें लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति आपके पास होनी चाहिए। जो भी आप एससी में है तो एससी का होना चाहिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस में तो ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपके पास है तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है, बिल्कुल लगाना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग है,
अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र होना चाहिए। वैध अवधि यानी कि ये कम से कम 6 महीने का ये होता है जाति प्रमाण पत्र। कुछ 1 साल के लिए भी कह देते हैं कि 1 साल का भी होता है, वो वैलिडिटी उस पर होती है। ई मित्रा वाले से भी आप पूछ सकते हैं। आरक्षित वर्ग के जो भी है उनको सर्टिफिकेट देना है। विधवा वाला मैंने बता दिया कि शव घोषणा, पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति है, ये आपको देनी है। इसके बाद में विवाह, प्रत्येकता, तलाकशुदा जो है उनका सर्टिफिकेट, जो भी आपकी डिग्री प्रमाणित प्रति है वो आपको देनी है। संतान संबंधी सब घोषणा पत्र है वो भी आपको देना है। अगर आपने क्रमांक लगाया आगे क्रमांक लगाना है। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी सब घोषणा पत्र ये भी आपको देना है। 50 रुपए का जो आपका ई स्टाम्प पेपर आता है, या आप जैसे भी नोटरी वाले से ऑफलाइन स्टाम्प पेपर लेते हो तो उस पर आपको ये सब घोषणा पत्र लिखना है और यहाँ टिक करना है, क्रमांक लगाना है, कितने नंबर पर आपने ये लगाया है। इसके बाद में जितने भी डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी प्रकार की तो कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई छोड़ सकते हैं, वहां से आपको रिप्लाई अच्छे से मिल जाएगा। अब बात करते हैं सब सत्यापन। जो आपने चेकलिस्ट की है उसका सब सत्यापन कैसे करना है आपको। सब सत्यापन का मतलब है मैं आपका नाम देना है, पुत्र यानी पिता का नाम, पुत्र श्री, पुत्री श्री, उम्र आपकी और जाति आपकी जो है, निवासी आपने भरना है, व्यवसाय भरना है। सत्यापन करता हूं कि उक्तानुसार प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही व सत्य है। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है। तथ्यों में किसी भी प्रकार की भिन्नता के लिए मैं समय जिम्मेदार रहूंगा या रहूंगी। विभाग मेरे विरुद्ध कार्रवाई कर सकेगा। यहाँ आपके हस्ताक्षर करने हैं दोस्तों। हस्ताक्षर करने के बाद में आगे बढ़ते हैं। सब घोषणा पत्र जो है उसका प्रारूप दे रखा है। बार बार पूछे हैं सर सब घोषणा पत्र है वो कैसे भरेंगे, किस प्रकार से होगा शव घोषणा पत्र। तो यहाँ पे आपको शव घोषणा पत्र देना है। शव घोषणा पत्र लिखा हुआ है। शव घोषणा करता हूं किस किस प्रकार की शव घोषणा है। मैं संवय तथा मेरे पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी है। ठीक है। उक्त भर्ती अंतर्गत विधवा विवाह, ये आपका जो तलाकशुदा है या विधवा विवाह हुआ है, जैसे भी पूर्ण विवाह आपने नहीं किया है तो यहाँ पे आपका शव घोषणा होगा। ठीक है। उसके बाद में मेरे दिनांक 1/6/2002 या इसके पश्चात संतानों की संख्या निम्नानुसार है। जीवित संतान, उसके बाद संतान आपकी जो कितनी हुई है, उसके बाद संख्या, कुल संतानों की संख्या यहाँ लिखनी है और उसके बाद में ये पूरी डिटेल आपको लिखनी है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, आपका जो संतान संबंधी घोषणा पत्र हो गया। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं दहेज संबंधी घोषणा पत्र की। दहेज संबंधी जो घोषणा पत्र है उसकी हम बात कर लेते हैं। दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा पत्र है। आजकल तो सब दहेज लेते हैं, ये बात की बातें हैं, ये फालतू की बातें हैं। लेकिन अपने बात करें सब घोषणा की तो ये लाइनें दी हुई है। ये इतना सब घोषणा पत्र आप अलग से स्टाम्प पे लिखवा के उसको नोटरी से प्रमाणित करवा सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक के संबंध में शव घोषणा पत्र आपका दिया हुआ है, इस तरीके से आप इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यहाँ आपके होने चाहिए। नाम आपका, आवेदन संख्या जो आपकी होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं सब सत्यापन जो आपका है, पूरी की पूरी चेकलिस्ट है उसका सब सत्यापन जो है, सब घोषणा पत्र है उसका सब सत्यापन है वो आपको करना है। हस्ताक्षर करने अभ्यर्थी का नाम है वो आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ये चेकलिस्ट है दोस्तों, मैंने आपको अच्छे से बताई है, समझाई है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया जितनी भी वेबसाइट पे, शाला दर्पण पे वेबसाइट पे जितनी भी पीडीएफ पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको अच्छे से बताई है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने की अच्छे से समझा दी है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली राजस्थान की बड़ी भर्तियों की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।